हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना हुसैन ने सबसे कहा था जिसने गलती की है वो सामने आए और वांग जी उसके सामने आ गया था। तब तो हुसैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे चिढ़ हो रही थी और वो तो वांग जी को सुनाने लगता है, क्या तुमसे इतना सा भी काम नहीं होता? तुम्हें सिर्फ देख रेख करनी है, उस पर भी तुम गड़बड़ कर रहे हो। वो तो उसे बहुत कुछ सुनाने लगता है, तुम किसी काम के नहीं हो, हर काम बिगाड़ते हो। वो तो यहाँ उसकी काफी इंसल्ट भी कर देता है। वांग जी सर झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और वो फिर कहता है मुझे माफ कर दीजिए। वो स्वयं तब अपनी दांत पिसने लगता है। वो इतनी आसानी से इस बात को जाने देने वाला नहीं था और ना ही वांग जी को इतनी आसानी से छोड़ना चाहता था। उसे तो उसकी एक गलती की तलाश थी जो उसे मिल चुकी है। वो उसकी बगल से आगे चलता हुआ कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पर ये गलती दोबारा मत हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वो अचानक से अपनी चाबुक से वांग जी के बैक पर मारता है। वांग जी तो गिर जाता है, वो अपनी नींव पर आ जाता है। अपने दोनों हाथों से वो खुद को संभाल लेता है, इससे पहले वो मुंह के बल जमीन पर गिरता और दर्द से उसकी आवाज़ निकल जाती है। फिर वो गहरी सांस लेता हुआ वो अपनी नींव पर बैठ चुका था और वो सियांक उस पर कोड़े की बरसात कर रहा था। ये देखकर तो बुरी तरह से सब चौंक चुके थे और बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, खासकर तो वो पर्सन जिसकी गलती थी और वांग जी ने उसकी गलती अपने सर ले ली। वो सियांग वांग जी के लिए इतना क्रूर है तो उसके साथ क्या करेगा, ये सोचकर वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और डरे होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे क्योंकि वो वांग जी का दर्द से देख नहीं पा रहा था। वहाँ पर तो सभी डरे हुए थे और उन्हें ये सही नहीं लग रहा था। माना कि वांग जी से गलती हुई, पर उससे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है जो उसे कोड़ी मारने की सजा हो। वो उसके लिए बोलना चाहते थे, हुसैन को रोकना चाहते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि हुसैन को रोक सके। वो वेंचिंग की तरफ देख रहे थे। वेंचिंग जब ये देखती सब उसकी तरफ देख रहे हैं तो अपने सर को पकड़ लेती है। वो तो खुद ही हुसैन की हरकत पर परेशान है। फिर वो एक गहरी आँखें भरती है और कहती है हुसैन ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, रुको। पर हुसैन तो उसकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि उसका मन भरा नहीं था अभी तक। वो तो वांग जी को पर चाबुक मार रहा था और वांग जी के बैक पर बहुत बुरी तरह से कट लगे थे और जिनसे बहुत ही मात्रा में ब्लड निकल रहा था। हुसैन तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर वांग जी को मारा था चाबुक से। वांग जी की तब से खून निकलने लगता है। युवान जो ये सब देख रहा था और बेचारा बच्चा इतनी बुरी तरह से डर चुका होता है हुसैन का ये रूप देखकर और अपनी काका को इतनी बुरी हालत में देखकर। वो तो बुरी तरीके से रोने लगा था, उसकी तो आंख नाक से भी पानी निकल रहा था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था और बहुत ही बुरी तरीके से सिसकियाँ ले रहा था। वो खून देखकर तो वो तो अपने काका के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो उनके पास जा रहा था। एक अल्फा उसे शांत करा रहा था और उसे अपने पास रखा हुआ था, पर युवान तो उसे खुद से छुड़ाता है। उसे मार कर वो तो भागकर हुसैन के पास आ जाता है। वहीं तो सबके सब काफी ज़्यादा डर गए थे कहीं हुसैन गुस्से में युवान को कुछ करना दे। वल्पा तो युवान को पीछे से चिल्ला रहा था वहाँ मत जाओ, पर युवान तो भागकर हुसैन के पैरों को पकड़ लेता है। तब हुसैन उसे घूर कर देखता है। युवान तो रो रहा था और वो कहता है गगा छोड़ दो, गगा को छोड़ दो, उसे मत मारो। उन्हें क्यों मारे, उनकी क्या गलती है, उसने कुछ नहीं किया है, मत मारो उन्हें। वो सिसकते हुए रोते हुए हुसैन से कह रहा था और हुसैन की लेग को वो हिला रहा होता है। तब हुसैन के हाथ थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और वो बस युवान को देख रहा होता है। वांग जी जो अपने दर्द को सहने के लिए अपनी आंखें टाइटली उसने बंद कर रखी थी, वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसे युवान की फिक्र होने लगी थी कहीं हुसैन को उसे हर्ट ना कर दे। वो तो अब अपनी तकलीफ भूल चुका था, वो बस अपनी मुट्ठी बेच रहा था। उसके चेहरे पर सीकर साफ नजर आने लगा था। वो हुसैन जो युवान को घूर रहा था वो अपनी आईज रोल करता हुआ साय करने लगता है और एक बार फिर से वो वांग जी को हिट करता हुआ कहता है आज के लिए 30 कौड़े काफ़ी है। उसने तो अब वांग जी को बख्श दिया था
और फिर तो वो युवान की आंसुओं को पोंछने लगता है, उसकी फेस को साफ कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम तो इस तरह से रो रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें मारा हो। हुसैन की बात सुनकर तो युवान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हुसैन उसे अब मारेगा। तभी वेंचिंग हुसैन को युवान से दूर कर देती है और कहती है दूर रहो इससे, ये तुमसे डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये डर के मारे अपने कपड़े गंदे न कर दे। हुसैन अपना मुंह बिगाड़ता है और उन्हें इग्नोर करता हुआ कहता है बेहतर होगा इसे तुम इलाज के लिए ले जाओ। वो ऐसा कहकर के फ्री होकर वहाँ से चला जाता है। वेंची तब युवान को लेकर वापस कहने के पास ही जाती है। वांगजी अपने कॉटेज में था और एक अल्फा उसकी पट्टी कर रहा था। वो कहता है मेरी लाजू बहुत ही क्रूर है, वो आखिर आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने आपको कोड़े मारे वो भी इतनी सी बात के लिए। वांगजी तो वहाँ कुछ भी नहीं कहता, वो बहुत शांत था। तभी वहाँ वो अल्फा आकर कहता है जिसकी गलती वांगजी ने अपने सर ले ली थी। लांग वांगजी आप आगे क्यों आए थे, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं उस समय कुछ भी नहीं कहा, मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, मुझे माफ़ कर देना, मैं वहाँ पर चुप रहा। ये सुनने के बाद वांगजी कहते हैं मैं सामने इसलिए आया था ताकि मैं हुसैन को समझा सकूं, पर मैं अपनी बात उसे कह नहीं पाया, तो तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। वांगजी अपनी बात बहुत ही कैजुअली कह देता है। तभी वो अल्फा कहता है जो वांगजी की पट्टी कर रहा था यंग मास्टर आप भी ना उनके कहने पर आप सामने क्यों गए थे, आपने उन्हें इस तरह से प्रवोक किया और उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है वो आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आपको जैसे चाहे पनिश कर सके। और ये पहली बार तो नहीं है कि उन्होंने आपको इस तरह से मारा हो, आपके पुराने जख्म भी ठीक से भरे नहीं है। ये सुनने के बाद भी वांगजी कुछ नहीं कह रहा था। तभी वो अल्फा कहता है वांगजी आपने इस बार मुझे इन लाजों से कहर से बचाया है, अगर आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, अब आप मुझे अपना एक सर्वेंट ही समझ लीजिए। वो ऐसा कहकर अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा होता है। वांगजी के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, पर उसकी आंखों में एक विट्री वाली चमक थी। यहाँ पर ये सीन कट होता है और हम वेंचिंग और हुसैन को देखते हैं, जहाँ वेंचिंग हुसैन से कह रही थी तुम्हारा रवैया दिन प्रतिदिन बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है और तुमने वांगजी के साथ बहुत ही गलत किया, तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए उसे फिर से मारा, तुम्हें उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए, ना कि उसे इस तरह से हर्ट करने का तुम्हें बहाना ढूंढना चाहिए। वेंचिंग उसे समझा रही थी, पर हुसैन इन चीजों से इरिटेट हो गया और बहुत ही अनॉइंट होकर कहता है मेरे संबंध उसके साथ जैसे भी हो तुम्हें इससे क्या, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वरना तुम जानती हो मैं टॉर्चर करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है और मैं उसे वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे मैं दूसरे अल्फा को ट्रीट करता हूँ, तो आखिर इसमें गलत क्या है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वेंचिंग कहती है तुमने गलत किया है, वो तुम्हारा पार्टनर है, तुम उसे इस तरह से ट्रीट नहीं आ सकते। हुसैन अब चेह चुका था और वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया है, तुम पहले कभी भी मुझसे इस तरह से सवाल नहीं करती थी, लेकिन वांगजी कह रही तुम मुझसे सवाल कर रही हो, मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसे जैसा मार क्या दिया तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, मैं दूसरे अल्फा को इस तरह से ट्रीट करता हूँ तो तुम्हें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वांगजी के साथ क्या है, तुम्हें आखिर उसकी क्यों परवाह है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम उसे सच में पसंद करती हो और हमारे मैरिज के कारण तुम इस बात को जाहिर नहीं कर रही हो, और तुमने कहा भी था वो तुम्हें काफी अट्रैक्टिव लगता है। हुसैन के ऐसा कहते हुए उसकी आवाज भारी होते जा रही थी और उसका फेस बिल्कुल डार्क पड़ रहा था। वहीं वेंचिंग तो अब अपनी दांत पीसे थी, उसे हुसैन की ऐसी मीनिंगलेस बात सुनकर अब गुस्सा आ रहा था और फिर अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में उसका नाम लेती है हुसैन। तब हुसैन कहता है क्या मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा परवाह करना यही जाहिर करता है। तभी वेंचिंग उसे एक पंच लगा देती है और कहती है हमने काफी समय से फाइट नहीं की है, चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और उसके फेसेस एक्सप्रेशन बहुत ही अगली लग रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट थी और वो बहुत ही इरिटेट दिख रही होती है। वो अपनी बात आगे कहती है अब आगे से मैं तुम्हें कुछ भी समझाने वाली नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम दोनों के मामले में पढ़ना है, तुम्हें उसके साथ जो करना है करो, बस अपनी हद पार मत कर देना, क्योंकि अगर वो यहाँ मारा गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना। वो ऐसा कहकर कृपी से स्माइल दे रही होती है। वहीं हुसैन पंच खाने के बाद अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और वो जमीन पर बैठा हुआ था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था
तभी वेंजिंग कहती है तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही डेमोनिक कल्टीवेटर हैं, तो मेरे सामने तुम्हें खुद की पावर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। चलो अब खड़े हो जाओ, फाइट करते हैं। और वो ऐसा कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है हुसैन को खड़े कराने के लिए, पर हुसैन उसके हाथ पर स्लैप करता हुआ कहता है मुझे तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। हुसैन को तो अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी, वेंजिंग वांग जी की इतनी परवाह क्यों कर रही है, वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज कैसे हैं। और ना सिर्फ वेंजिंग बल्कि अब उसके सारे लोग को वांग जी को काफ़ी ज़्यादा मानने लगे हैं। उसे तो ऐसा लग रहा था वांग जी उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। अगर उसके लोग वांग जी की बातें मानने लगे और उसके खिलाफ चले गए तो वो बस इनसिक्योर फील कर रहा था। वो नहीं चाहता था उसके लोग उसे छोड़कर चले जाए। वो वांग जी को बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकता। आफ्टर लॉर्ड वो गोसू लैंड प्रिंस जो है, उस यंग ऐसी बातें सोचते हुए अब शराब पिए जा रहा था। एक तो जार तो उसने ऐसे ही खत्म कर दी थी और फिर वो उठकर एम्पर स्माइल पीते हुए वो वांग जी के कॉटेज की तरफ चला जाता है। वांग जी बस उस समय अपने बेड पर लेटा ही था कि उसके दरवाजे पर हुसैन की दस्तक हो जाती है और वो दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है। वांग जी उसे देखकर अपनी बेड से उठ जाता है और उसे नशे में चूर देखकर कहता है हुसैन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हुसैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी तब दोबारा पूछता है हुसैन क्या हो गया है। वो काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। तब हुसैन कहता है चुप। ऐसा कहकर वो अपनी माउथ में फिंगर रख कर वांग जी को चुप रहने के लिए कह रहा था। तब हुसैन का फेस वांग जी को तो बहुत ही क्यूट लग रहा था, पर ये क्यूट दिखने वाला फ्लावर बहुत ही जहरीला है। पता नहीं नशे की हालत में वो इस वक्त मेरे पास क्यों आया है। वांग जी तो यही सोच रहा था और हुसैन को अपनी फिंगर से वांग जी के चेस्ट में पोक कर रहा होता है, तो कभी सर्कल ड्रॉ कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम चालाक रोमनी नहीं, तुम वेयरवुल्फ, तुम बहुत ही चालाक हो। मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ। अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो और मेरे लोगों की मदद करने के बहाने उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तुम मेरे लोगों को अपने साइड कर रहे हो, यू बिच। ये सुनने के बाद तो वांग जी की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके फेस में एक स्मार्क आ जाता है और बहुत ही इनोसेंट होकर कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपके लोगों को भड़काऊंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी मेरे कुछ भी कहने से वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप इतना परेशान किस लिए हो रहे हो। तो भी हुसैन उसकी चिक्स को बहुत बुरी तरीके से पकड़ते हुए कहता है यू इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। आज तुम्हारी वजह से वेंचिक ने मुझे मारा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और बहुत ही गुस्से से वांग जी को अपनी रेड आइज के साथ देख रहा होता है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आता ये हुसैन को क्या हो गया है, आखिर वेंचिंग उसे क्यों मारेगी। और वो कहता है हुसैन ये आप क्या कह रहे हैं, आखिर वेंचिंग आपको क्यों मारेगी और इसमें मेरी क्या गलती है। तो हुसैन उसकी गर्दन पकड़ कर कहता है इसमें सारी तुम्हारी गलती है, इसमें सब तुम्हारी गलती है। वांग जी जो खुद को छुड़ाना चाह रहा था वो कहता है तो आज के तुम मुझे मार ही डालोगे, नहीं तो मेरी गर्दन छोड़ो। हुसैन के फेस में स्माइल आती है और वो वांग जी की गर्दन दबाना बंद करता हुआ उसे गर्दन से अपनी फेस के बहुत करीब लाता है और कहता है मैं दोबारा अपने अरफा को खुद के हाथों से नहीं मारूंगा, चिंता मत करो, पर अगर तुम खुद से मर जाते हो तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। वांग जी उसे शॉकिंग देख रहा था, ऐसे की हालत में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। वो खुद की गर्दन को उसके हाथों से छुड़ाने के चक्कर में उसे धक्का दे देता है। उसे ड्रंक था इसलिए वो खुद को नहीं संभाल पाता और थोड़ी उसमें वो गिर जाता है। तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है पास्टर तुमने मुझे धक्का दिया। तो वांग जी कहता है मैं जानबूझकर नहीं किया, अब मुझे छोड़ नहीं रहे थे इसलिए गलती से धक्का लग गया। वांग जी तो काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। वहीं हुसैन जो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था वो कहता है पास्टर तुम्हें तो मैं। वो ऐसा कहकर उसे पंच लगाने की कोशिश करता है। तो वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाओ, आप इस वक्त ड्रंक हो, अगर हमारे बीच कुछ होगा फिर आप मुझे ही कहोगी मैंने आपको फायदा उठाया। उसने तो ऐसा कहते हुए हुसैन के हाथ को मोड़ दिया था और उसे बैक से हक कर रखा था। हुसैन अपने हाथ को उछालने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है
मैं इतना भी ड्रंक नहीं हूँ जो अपना होश खो दूँ। वांग जी के फेस में छोटी सी स्माइल आती है और वो हुसैन की नेक में किस कर रहा होता है और उसकी सेंट को इनहेंस कर रहा होता है। हुसैन तब खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है पर उसे अपनी कलाई में तो बहुत ही दर्द महसूस होता है। अब वांग जी ने इतने टाइटली पकड़ जो रखा था, हुसैन को तब डिजी भी फील हो रहा होता है। वो फिर से खुद को वीक महसूस कर रहा था क्योंकि वांग जी अपनी अल्फा सेंट का यूज कर रहा था। हुसैन खुद की आंखें टाइटली बंद करता है और खुद को काम डाउन करता हुआ कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम इस तरह से मुझ पर काबू पा लोगे? तो ऐसा नहीं है, और वो खुद को छुड़ा देता है। वहीं वांग जी पीछे की साइड ढकेला जाता है और वो फॉल से टकरा जाता है। उसे अपनी चेस्ट में काफी दर्द होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी चेस्ट में किसी चीज ने बहुत बुरी तरीके से हिट किया। इन सब से बढ़कर उसकी बैक अब पूरी तरह से पेन कर रही थी। उसकी बैक में पहले से इतनी सी चोट लगी थी और इस तरह से वॉल के टकराने से उसे अपनी बैक पर बहुत पेन हो रहा था। हुसैन उसे पीछे पलट कर देखता है और उसके फेस में एक इवल सी स्माइल होती है और उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वांग जी को भी थोड़ा डर लग रहा था। उसकी डेमोनिक एनर्जी बाहर आ रही होती है जो काफी स्कैरी लग रही थी। वहीं हुसैन को वांग जी से कह रहा होता है, तुम काफी बोल्ड बनते हो। ये सुनने के बाद वांग जी छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ बोल्ड तो मैं हूँ और आप मुझे आपके साथ कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। अगर मैं करना चाहता हूँ तो। माय डियर वाइफी, ऐसा कह कर तो वो तो हुसैन के सामने आ खड़ा होता है। हुसैन तो अपने दांत पिसने लगता है। वहीं वांग जी अब उसे पेट में पुश कर देता है। हुसैन को समझने का मौका भी नहीं मिलता। वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। हुसैन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है पर वांग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखता है और अपनी अल्फा सेंट को केयरलेसली होकर रेस होने देता है। हुसैन की तो सांसें भारी होने लगी थी। वांग जी तब कहता है, कहा था ना मैंने, आप मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ तो। हुसैन तो काफी गुस्से में था और वो खुद की हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब तो उसका सारा नशा उतर चुका था। वही वांग जी हुसैन की मार्क पर किस करता है। उसे तो इस वक्त की काफी खुशी थी। उसने हुसैन को मार चुकी है और वो उस मार्क को और भी ज्यादा उभारने लगता है। उसे वहाँ पर और भी बुरी तरीके से बाइट करता है। हुसैन की नेक वहाँ पर रेड हो चुकी थी। वही हुसैन गुस्से में कह रहा था, वांग जी बास्टर, हटो, मेरी नेक में इस तरह से बाइट मार्क देना बंद करो। तब वांग जी कहता है, ओ कम ऑन, तुमने भी तो मुझे कितने सारे लब मार्क दिए हैं। ये बाइट मार्क तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हुसैन की भाव सिकुड़ जाती है। वो तो इस वक्त खुद को छुड़ाने चाहता था और वांग जी की अच्छे से धुलाई करना चाहता था। वो अपने हाथ जैसे तैसे वांग जी के हाथों से छुड़ा लेता है और सीधा एक पंच वांग जी की चेस्ट पर मारता है। वांग जी अपनी सीने पर हाथ रख लेता है और कहता है, आपके इन नाजुक हाथों में इतनी ताकत कैसे है? आपने तो मेरे सीधा दिल पर वार कर दिया है। तभी हुसैन पूरी ताकत से वांग जी को धक्का देता है। वांग जी अब पीछे हट जाता है। हुसैन को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी चाबुक से अब वांग जी को मारने लगता है। वांग जी के फेसेस एक्सप्रेशन काफी सॉफ्ट थे, हालांकि उसे बहुत पेन हो रहा था। अब वो इतना जख्मी हो गया था कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था और वो तो अनकॉन्शियस होने के कगार पर था। उसकी आंखों के सामने अब ब्लैंक बनने लगा था। तो वो कहता है, हुसैन अब मैं नहीं सह सकता हूँ, प्लीज अब तो रुक जाओ, होश में आओ। ऐसा कहने के साथ तो वांग जी फर्स्ट पर गिर चुका था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हुसैन के हाथ तब रुक जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। उसे पेंटिंग की बात याद आती है और वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है, ये उसने फिर से क्या कर दिया। और फिर वो वांग जी को चेक करता है। वांग जी की सांसें चल रही थी तो उसे राहत महसूस होती है और फिर वो कहता है, ये सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतने कोड़े पड़ने के बाद भी ये जिंदा है। ये चाहे तो अपनी लिमिट पे क्रॉस कर सकता है। अच्छा हुआ मैंने इसकी कल्टीवेशन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी, नहीं तो ये मुझ पर भारी पड़ सकता था। और अपना एंग्री पाउट बनाकर वो वांग जी को बस देखे जा रहा था और उसकी चिक्स को वो अपनी फिंगर से टच कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर तक उसे घोल लेने के बाद
वो अपनी एम्पर स्माइल का जार जो अपने साथ लेकर आया था उसे ढूंढकर और वो एम्पर स्माइल पीने लगता है। वो तो अभी भी वांगजी के पास बैठा हुआ था और उसकी ऐसे ही आंख लग जाती है। वो तो फर्श पर ही लेट जाता है और उसका एक हाथ वांगजी के हाथ से टच हो चुका था। वांगजी तब अपनी आंखें खोलने लगता है। वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रहा था और फूसियांग को और अपने सामने यूं से फर्श पर लेटे पाकर वो सोचता है ये इस तरह फर्श पर क्यों लेटे हैं बेड के होते हुए। वो उठने की कोशिश करने लगता है पर उसके में इतनी एनर्जी नहीं थी वो उठने की हिम्मत कर सकता। तो वो कहता है आपने मुझे इतना हर्ट कर डाला है, मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है और ना ही मैं आपको अब पेट में ले जा सकता हूँ। वांगजी बस हुसैन की फेस को देख रहा था। हुसैन ने उसे इतना हर्ट किया है फिर भी उसे गुस्सा नहीं आता और ना ही वो उसे नफरत करता है। वो तो हुसैन के गुस्से को एंग्री लव समझकर आराम से छेड़ लेता है और हुसैन के दिए गए जख्म को लव मार कर समझता है। ऐसा नहीं है कि वो लव में क्रेजी है पर उसे हुसैन के गुस्से का कारण पता है, उसकी डेमोनिक एनर्जी जिससे हुसैन न जाने कब से फाइट कर रहा है, जो उस पर काबू करने की कोशिश कर रही है। पर हुसैन ने खुद को कंट्रोल कर रखा है और वो खुद को काफी अच्छे से मैनेज करता है, फिर भी उसका गुस्सा उस पर काफी ही रहता है। डेमोनिक कल्टीवेशन में गुस्सा और द्वेष से कल्टीवेट किया जाता है, सारी नेगेटिव एनर्जी होती है और यही कारण है हुसैन अपनी इमोशन से इतना ट्रिगर होता है। वांगजी हुसैन के फेस को देखते हुए कहता है मेरा मकसद आपकी डेमोनिक पावर से आपको अलग करना है, ना कि आपके लोगों को आपके खिलाफ करना। ना जाने आपको ऐसा क्यों लगता है और आपने मुझे कितने बुरी तरीके से मारा। जब तक मैं आपकी डार्क पावर को आपसे अलग करने का तरीका नहीं सोच लेता तब तक मुझे आपको ऐसे ही सहना पड़ेगा। सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जब हुसैन को होश आता है तो वो योनिंग करता हुआ उठ बैठता है और अपनी अंगारियां ले रहा होता है और अपनी आंखें रब करता हुआ वांगजी की तरफ देखता है। तब जाकर उसकी सारी नींद उड़ जाती है। ओ शिट, क्या मैंने इसे फिर से हर्ट किया? मेरे इतना जख्मी कैसे है? वांगजी का ब्लड तो अब सूख भी चुका था और वो अभी भी बेहोश हालत में था। हुसैन वांगजी के इलाज के लिए मम्मिया को बुला लेता है। मम्मिया जब वांगजी की ऐसी हालत देखती है तो उसके दिल में दर्द होना शुरू होता है। उसे भी वांगजी की ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा होता है। फिर वो हुसैन के साथ मिलकर उसके जख्मों को साफ करती है और उसे मेडिसिन अप्लाई करते हुए पट्टी भी कर देती है। हुसैन कहता है तुम यही रहना और इसका ख्याल रखना, इसे होश आता है तो तुम इसे पेन किलर भी दे देना, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वो ऐसा कहकर वहाँ से तो वो चला जाता है। वहीं मैं वहीं बैठी रहती है। वांगजी जब अपनी आंखें खोलता है तो वो उठने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वेंचिंग कहती है फाइनली तुम्हें होश आ गया। वो ऐसा कहकर उसके पास आ जाती है और उसके उठने में मदद करती है। वांगजी अपनी धीमी वॉइस में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर मैं बहुत ही सॉफ्टली कहती है वही जो मैं हमेशा करती हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, ये तुम्हारी मेडिसिन, इसे ले लो। वांगजी उसे लेने के साथ उसे थैंक्स कहता है और फिर से आराम करने के लिए वो दोबारा से लेट जाता है। मैं आंख फिर से अपनी चेयर में बैठ जाती है और उसकी नज़र एम्पर स्माइल के जार पर पड़ती है। उसका काफी मन कर रहा था पर ये तो हुसैन के है, हुसैन उस पर गुस्सा करेगा तो। फिर वो सोचती है पी ही लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ही गुस्सा करेगा। और वो तो वहाँ एम्पर स्माइल पीने लगती है। वांगजी लेटे हुए जब वो ये देखता है मैं शराब की चुस्कियाँ लगा रही है तो वो कहता है तुम सुबह सुबह से पी रही हो? मैं तो जवाब नहीं देती। तब वांगजी कहता है तुम्हारी ड्रिंक करने की कैपेसिटी अच्छी तो है ना, कहीं ऐसा ना हो ड्रंक हालत में तुम मुझ पर ही चढ़ जाओ, वैसे भी मेरी हालत खराब है, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। ये सुनने के बाद मैं कहती है मैं यूजली शराब नहीं पीती लेकिन मेरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो तुम चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। वांगजी बस उसकी तरफ देख रहा था और उसे मैं काफ़ी अपसेट लगती है तो वो उससे बातें करने के बारे में सोचता है और उससे पूछता है तुमने कहा तुम यूजली शराब नहीं पीती, तो आज ऐसा कौन सा कारण है जो तुम सुबह सुबह से शुरू हो गई हो? ये सुनने के बाद मैं कहती है बस मैं कुछ पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहती हूँ जो तुम्हारे जरिए मुझे याद आ रही थी।
इसलिए मैं शराब पी रही हूँ और सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। वैसे ब्रदर इन लॉ, आप बहुत ही लकी हो, हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती। ये सुनने के बाद वांग जी का रिएक्शन, व्हाट? और उसे तो ऐसा लगा था मैं उसकी हालत का मजाक बना रही है, और वो कहता है तुम्हें मैं लकी लगता हूँ? जिस तरह मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, तुम्हें किस एंगल से मैं लकी लग रहा हूँ? उसका तो पूरा मूड ही बिगड़ चुका था। तब मैं कहती हैं, हाँ तुम हो, क्योंकि हर किसी को ऐसा पार्टनर नहीं मिलता जो आपको पसंद नहीं करता फिर भी आपकी केयर करता है। वांग जी तो उसे सीरियस होकर देखने लगा था। मैं अपनी आंखें बात कहती है, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। तो आप लकी ही हो। मुझे तो मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। जब मैंने आपको इतनी बुरी कंडीशन में देखा तो मुझे एक बार ये लगा था आपकी हालत मेरे जैसे है, पर आपकी हालत मुझसे बेहतर ही है। कम से कम हुसैन आपको मरने के लिए नहीं छोड़ देते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो।